नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मध्यकालीन भारत नोट सीरीज पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुग़ल प्रशासन पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से मुग़लों की प्रशासनिक व्यवस्था थी और किस तरह के कार्य मुग़लों ने कराए। तो इस पूरे टॉपिक में मुग़ल प्रशासन और पर कंप्लीट बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। मुग़ल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो मुग़ल प्रशासन क्या था? सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुग़लों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसे किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। तो जो मुग़ल थे उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करी जिस पर खलीफा जैसे किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश नहीं था। मुग़ल कालीन राजत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में की। तो मुग़ल कालीन जो राजत्व का सिद्धांत है उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन अकबरी में की है। मुग़ल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। तो उस टाइम पर क्या होता था, जो मुग़ल सम्राट होता था वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो उसकी युद्ध लड़ने वाली सेनाएं होती थी उसका क्या था, सर्वोच्च सेनापति होता था और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। तो सुप्रीम कमांडर एंड सुप्रीम क्या था, जज था। कौन? मुग़ल सम्राट उस टाइम पर होता था। वास्तव में साम्राज्य की सारी शक्तियां सम्राट में निहित होती थी। तो यदि वास्तविक रूप से देखें तो जो साम्राज्य था उसकी सारी शक्तियां सम्राट में निहित होती थी। और सम्राट क्या करता था, सम्राट ही जो है तो साम्राज्य को चलाने का काम करता था। केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख स्तंभों में वजीर, मीर बख्शी, खाने सामा और रुद्र उस सुदूर थे। तो जो क्या था, केंद्रीय प्रशासन था वो 4 प्रमुख स्तंभों में बटा था, जिनमें वजीर, मीर बख्शी, खाने सामा और रुद्र उस सुदूर थे। वजीर राजस्व विभाग तथा बादशाह का प्रधानमंत्री होता था। तो वजीर कौन था? राजस्व विभाग तथा बादशाह का क्या था, प्रधानमंत्री होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को बादशाह की ओर से देखता था। तो सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को क्या करता था, बादशाह की ओर से देखता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मीर बख्शी कौन था? तो यह सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था, मनसबदारों का प्रधान, सैनिकों की भर्ती, हथियारों तथा अनुशासन का प्रभारी होता था। तो मीर बख्शी क्या था? मीर बख्शी जो था वो सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था, मनसबदारों का प्रमुख होता था, सैनिकों की भर्ती करता था और हथियारों तथा अनुशासन का भी वो प्रभारी होता था। और खाने सामा क्या था? राजमहल तथा कारखानों का अधिकारी होता था। तो खाने सामा क्या होता था? मुग़ल काल में राजमहल तथा कारखानों का क्या होता था? अधिकारी होता था। रुद्र उस सुदूर यह धार्मिक मामलों का अधिकारी था। तो रुद्र सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों का अधिकारी था। दान विभाग भी उसी के अंतर्गत था, और जो दान विभाग था वो भी क्या था? उसी के अंतर्गत था। रुद्र उस सुदूर को शेख उस इस्लाम कहा जाता था, और जो रुद्र उस सुदूर था उसको क्या कहा जाता था? शेख उल इस्लाम कहा जाता था। तो इस तरह से याद रखेंगे। मीर बख्शी क्या था? सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था, मनसबदारों का प्रमुख होता था, सैनिकों की भर्ती करता था, हथियारों और अनुशासन का क्या था? प्रभारी था। खाने सामा राजमहल और कारखानों का अधिकारी होता था। रुद्र उस सुदूर क्या था? धार्मिक मामलों का अधिकारी था, दान विभाग भी उसी के अंतर्गत था। और रुद्र उस सुदूर को शेखुल इस्लाम कहा जाता था। तो इस तरह से ये हो गया 4 प्रमुख स्तंभ। अब केंद्रीय प्रशासन के अन्य अधिकारियों को देख लेते हैं। तो मुग़ल कालीन केंद्रीय प्रशासन के जो अन्य अधिकारी थे उनमें काजी उल कुजात,
काजी उल कुजात क्या था? न्यायिक मामलों का अधिकारी था। तो काजी उल कुजात क्या था? न्यायिक मामलों का अधिकारी था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। तो मीर आतिश क्या था? शाही तोपखाने का प्रधान था। मुहतसिब क्या था? प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए नियुक्त अधिकारी था। तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए जिस जो है तो अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी उसको मुहतसिब के नाम से जाना जाता था। दरोगा ए डाक चौकी राजकीय डाक और गुप्तचर विभाग का प्रधान था। तो दरोगा ए डाक चौकी क्या था? राजकीय डाक और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। मीर बहर क्या था? नौसेना का प्रधान था। तो जो मीर बहर था वो क्या था? नौसेना का प्रधान होता था। मीर अदल न्याय विभाग का महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो मीर अदल से याद रखेंगे न्याय विभाग का क्या होता था? महत्वपूर्ण अधिकारी था। और हरकारा क्या होते थे? तो हरकारा जासूस एवं संदेशवाहक दोनों होते थे। तो जो हरकारा थे, हरकारा किनको कहा जाता था? तो हरकारा एक प्रकार के जासूस एवं संदेशवाहक दोनों होते थे। प्रांतीय प्रशासन की यदि बात करें तो मुगल साम्राज्य को प्रांतों में सूबों की सरकारों में और जिलों में क्या था? सरकारों को परगने में और महलों में तथा परगनों को गांवों में बांटा गया था। तो याद रखेंगे मुगल साम्राज्य को सूबों में, प्रांतों में सूबों की सरकार को और जिलों की सरकार को परगनों में और महलों की सरकार को परगनों में बांट करके गांवों में बांटा गया था। तो इस तरह का विभाजन था। और अकबर के समय सूबेदार होता था। और अकबर के टाइम पर कौन होता था? सूबेदार होता था, जिसे सिपह सालार या नाजिम भी कहा जाता था। तो अकबर के टाइम पर कौन होता था? सूबेदार होता था और इसको सिपह सालार या नाजिम भी कहा जाता था। दीवान सूबे प्रधान वित्त एवं राजस्व अधिकारी होता था। तो दीवान क्या था? सूबे का प्रधान और वित्त एवं राजस्व का अधिकारी होता था। मीर बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना की देखभाल करना था। तो जो मीर बख्शी होता था वो क्या करता था? सूबे की सेना का देखभाल करने का काम करता था। प्रांतीय रुद्र न्याय के साथ साथ प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन की व्यवस्था करता था। तो प्रांतीय जो रुद्र था वो क्या करता था? न्याय के साथ साथ प्रजा के नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानूनों की पालन की व्यवस्था करता था। कोतवाल सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। तो जो कोतवाल था वो क्या था? सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सरकार या जिले का प्रशासन किस तरह से होता था। तो मुगल साम्राज्य में अथवा जिलों में फौजदार, कोतवाल, आमिल और काजी प्रमुख अधिकारी थे। तो जो मुगल साम्राज्य था उसके जिलों में क्या था? फौजदार, कोतवाल, आमिल और काजी प्रमुख अधिकारी थे। तो मुगल साम्राज्य में जो जिला हुआ करता था उसमें फौजदार, कोतवाल, आमिल और काजी क्या थे? प्रमुख अधिकारी थे। मुगल काल में सरकार या जिले का प्रधान फौजदार था। और जो मुगलों का टाइम था उस टाइम में सरकार या जिले का जो प्रधान होता था उसको फौजदार कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। और जो फौजदार था इसका जो मुख्य कार्य था, प्रमुख कार्य था वो क्या था? जिले के अंदर है ना, सरकार के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना था तथा प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना था। तो कानून व्यवस्था और प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने का काम जिले का प्रधान फौजदार का था। खजानदार जिले का मुख्य खजांची होता था। तो जो खजानदार होता था ये कौन होता था? मुख्य खजांची होता था जिले का। इसका मुख्य कार्य राजकीय खजाने को सुरक्षा प्रदान करना था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? जो राजकीय खजाना था उसको सुरक्षा प्रदान करना था। आमल गुजार या आमिल जिले का वित्त एवं राजस्व का प्रधान अधिकारी था। तो जो आमिल गुजार या आमिल था वो जिले का क्या था? वित्त एवं राजस्व का प्रधान अधिकारी था। काजी ए सरकार न्याय से संबंधित कार्य देखता था। तो जो काजी ए सरकार था वो क्या था? न्याय से संबंधित कार्य को देखने का काम करता था। आगे देख लेते हैं परगने का प्रशासन कैसे होता था। तो सरकार जो थी वो परगनों में बटी होती थी। परगने के प्रमुख अधिकारियों में सिकदार, आमिल, फौतदार, कानूनगो और कारकुन शामिल थे। तो जो क्या थे? परगने थे, वहाँ पर प्रमुख अधिकारियों में सिकदार, आमिल,
फौजदार, कानूनगो और कारकुन शामिल थे। सिकदार परगने का प्रधान अधिकारी था, और जो सिकदार था वो क्या था, परगने का प्रधान अधिकारी था। परगने की शांति व्यवस्था और राजस्व वसूलना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल था। तो जो परगने की शांति व्यवस्था और राजस्व को वसूलना था वही क्या था, सिकदार का प्रमुख कार्य था। आमिल क्या करता था, तो आमिल परगने का प्रधान अधिकारी था। किसानों से लगान वसूलना इसका प्रमुख कार्य था। तो आमिल क्या करता था, किसानों से लगान वसूलने का काम करता था। और फौजदार परगने का खजांची होता था। तो परगने का खजांची कौन था, फौजदार था। कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान था। और जो कानूनगो होता था उस टाइम पर, तो कानूनगो क्या था, परगने के पटवारियों का प्रमुख होता था। और यह लगान, भूमि और कृषि से संबंधित कागजातों को संभालता था। तो ये क्या करता था, लगान, भूमि और कृषि से संबंधित जो कागजात होते थे, जो पेपर होते थे, उनको क्या करता था, संभालने का काम करता था। कारकुन क्या था, लिपिक का कार्य देखता था। तो कारकुन एक तरह का क्या था, लिपिक था, क्या था, क्लर्क था। क्लर्क का कार्य क्या करता था, देखता था। आगे देख लेते हैं ग्राम प्रशासन कैसा था इनका। तो मुगल काल में ग्राम प्रशासन एक स्वायत्त संस्था से संचालित होता था। तो मुगल काल में क्या था, जो गांवों का प्रशासन था वो क्या था, एक स्वायत्त संस्था से संचालित होता था। प्रशासन का उत्तरदायित्व तो प्रत्यक्षतः मुगल अधिकारियों के अधीन नहीं था। और जो प्रशासन का उत्तरदायित्व था ये क्या था, है ना, डायरेक्ट रूप से क्या था, मुगल अधिकारियों के अधीन नहीं था। ग्राम प्रधान गांव का प्रमुख अधिकारी था। और जो ग्राम प्रधान था वो क्या था, गांव का प्रमुख अधिकारी था। इसको खुद या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तो गांव का जो प्रधान होता था वो गांव का प्रमुख अधिकारी था। इसी को खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। गांव में वित्त, राजस्व और लगान से संबंधित अधिकारियों को पटवारी कहा जाता था। और गांव में वित्त, राजस्व और लगान से संबंधित अधिकारियों को क्या कहा जाता था, पटवारी कहा जाता था। इन्हें राजस्व का 1% दस्तूरी के रूप में दिया जाता था। और राजस्व का 1% इनको किस रूप में दिया जाता था, दस्तूरी के रूप में दिया जाता था। आगे देख लेते हैं मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को, तो मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। तो जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या था, भू राजस्व था। भूमि से राजस्व जो मिलता था वही मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मुगल कालीन समस्त भूमि को 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो मुगल काल में भूमि को 3 भागों में विभक्त किया गया था। पूरी भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा मदद ए मानसा। तो 3 प्रकार की भूमियाँ थी। एक खालसा भूमि थी, दूसरी जागीर भूमि थी और तीसरी भूमि मदद ए मानसा के रूप में जानी जाती थी। तो खालसा भूमि क्या थी, प्रत्यक्ष रूप से शासन के अधीन थी। तो जो खालसा भूमि होती थी ये पूरी तरह से शासन के अधीन होती थी और इससे प्राप्त आय शाही कोष में जमा होता था। तो इससे जो आय प्राप्त होती थी वो कहाँ जमा होती थी, तो शाही कोष में जमा होती थी। साम्राज्य की अधिकांश भूमि जागीर भूमि थी। और जो मुगल साम्राज्य था इसकी ज़्यादातर जो भूमि थी वो क्या थी, जागीर भूमि थी, क्योंकि यह राज्य के प्रमुख अधिकारियों को वेतन के बदले में दी जाती थी। तो जो जागीर भूमि थी ये क्या थी, राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको वेतन के बदले में दी जाती थी। मदद ए मांस को मिल्क भी कहा जाता था। और जो मदद ए मांस था, मांस भूमि थी, उसको मिल्क भी कहा जाता था। और इस प्रकार की भूमि अनुदान में दी जाती थी। और मदद ए मांस जो भूमि थी ये क्या थी, अनुदान के रूप में दी जाती थी, ग्रांट के रूप में दी जाती थी। इस तरह की भूमि से आय प्राप्त नहीं होती थी। और जो मदद ए मांस भूमि थी इससे क्या था, आय नहीं होती थी, किसी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती थी। मुगल काल में राजस्व का निर्धारण की 4 प्रमुख प्रणालियां प्रचलित थी। और मुगल काल में 3 प्रकार की भूमि थी, खालसा भूमि, जागीर भूमि और मदद ए मांस भूमि। और 4 प्रकार की क्या थी, प्रमुख राजस्व निर्धारण की प्रणालियां प्रचलित थी। जब्ती या दहसाला प्रणाली, बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, कनकूत प्रणाली और नस्क। तो इस तरह से याद रखेंगे, मुगल काल में राजस्व का निर्धारण की 4 प्रमुख प्रणालियां थी। पहला जब्ती या दहसाला प्रणाली, दूसरा बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, तीसरा कनकूत और चौथा नस्क। तो दहसाला प्रणाली में क्या होता था, 1580 में राजा टोडरमल के द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया था। तो दहसाला प्रणाली को 1580 में राजा टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया। कनकूत प्रणाली, कनकूत प्रथा के अनुसार लगान का निर्धारण
भूमि की उपज के अनुमान के आधार पर किया जाता था। तो कनकूत प्रथा के अनुसार यदि देखें तो जो लगान का निर्धारण था वो भूमि की उपज के अनुमान के आधार पर किया जाता था। कनकूत प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व अनाज में निर्धारित होता था, और कनकूत प्रणाली के अंतर्गत यदि देखें तो जो भू राजस्व था, भूमि का जो राजस्व था वो अनाज से निर्धारित होता था, जबकि भक्ति प्रणाली के तहत नगद रूप में, और जबकि जो भुक्ति प्रणाली थी उसमें क्या था, नगद के रूप में प्राप्त होता था, निर्धारित होता था। नस्क प्रणाली में भूमि के माप के बिना लगान निर्धारित किया जाता था। तो जो नस्क प्रणाली थी उसमें क्या होता था, उसमें भूमि के माप के बिना, भूमि को मापे बिना ही क्या करते थे, लगान को निर्धारित किया जाता था। खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से तकावी नामक ऋण भी दिया जाता था। तो राज्य की ओर से कौन सा ऋण दिया जाता था, तो तकावी नामक एक ऋण क्या किया जाता था, दिया जाता था खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए। भू राजस्व के अलावा जजिया और जकात नामक कर भी लिए जाते थे। तो भू राजस्व के अलावा और कौन से कर थे, तो याद रखेंगे मुगल काल में भू राजस्व के अलावा जजिया और जकात नामक 2 कर लिए जाते थे। मुगल काल में गेहूं, चावल, बाजरा, दाल आदि प्रमुख खाद्यान्न उपजाए जाते थे। तो मुगल काल में गेहूं, चावल, बाजरा, दाल प्रमुख खाद्यान्न उपजाए जाते थे। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्कर में बन सकता है कि मुगल कालीन, है ना, कृषि के प्रमुख खाद्यान्न कौन थे। तो याद रखेंगे गेहूं, चावल, बाजरा और दाल क्या था, मुगल काल के प्रमुख खाद्यान्न थे जो कि उपजाए जाते थे। नील की खेती भी की जाती थी, और नील की खेती भी होती थी, और इसका व्यापारिक महत्व था। और ये जो नील की खेती थी इसका क्या होता था, व्यापारिक रूप से महत्व था। उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। और यदि उद्योग धंधों की बात करें तो मुगल काल में क्या था, उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था, सूती वस्त्र उद्योग ठीक ठाक अवस्था में था। रेशम उद्योग में प्रमुख केंद्र आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल थे। तो रेशम उद्योग में जो प्रमुख केंद्र थे वो आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल थे। तो मुगल काल में रेशम उद्योग के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन थे, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल। तो इस तरह से याद रखेंगे, आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका और बंगाल क्या थे, मुगल काल में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। भारत में निर्मित कपड़ों को केलिफो कहा जाता था, और उस टाइम पर जो भारत में निर्मित कपड़े होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको केलिफो कहा जाता था। मुगल काल में निर्मित मुख्य वस्तु नील, सोरा, अफीम और सूती वस्त्र थे। तो मुगल काल में उस टाइम पर जो निर्मित मुख्य वस्तु थी वो क्या थी, नील थी, सोरा था, अफीम और सूती वस्त्र थे। जबकि मुख्य आयात सोना, चांदी, घोड़ा, कच्चा रेशम आदि थे। तो जो मुख्य रूप से आयात किया जाता था वो सोने, चांदी, घोड़ों और कच्चा रेशम का किया जाता था। समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम व्यापारियों में खोजा और बोहरा प्रमुख थे। तो जो समुद्री व्यापार में लगे मुस्लिम व्यापारी थे उनमें खोजा और बोहरा क्या थे, प्रमुख व्यापारी थे। और हीरा गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। और जो हीरा था वो कहाँ से मिलता था, तो वो गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। और उस टाइम पर जो विश्व प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा वो कहाँ से मिला था, तो याद रखेंगे गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। मुगल कालीन चमड़ा उद्योग भी उन्नत अवस्था में था, और मुगल काल में जो चमड़ा उद्योग था वो भी क्या था, उन्नत अवस्था में था, समृद्ध अवस्था में था। इस तरह से ये हो गया उद्योग। आगे देख लेते हैं मनसबदारी व्यवस्था को। तो मुगल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। तो मुगल काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मुगल सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी। यह व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ 1577 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ करने का श्रेय किस मुगल शासक को जाता है या दिया जाता है, तो याद रखेंगे मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ 1577 ईस्वी में अकबर ने किया था। इस व्यवस्था में दशमलव प्रणाली के आधार पर अधिकारियों के पदों का विभाजन किया जाता था। तो इस व्यवस्था में होता क्या था, दशमलव प्रणाली को आधार बना करके
अधिकारियों के पदों का विभाजन कर दिया जाता था। मनसब की पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। तो ये क्या करता था, किसी अमीर की स्थिति कैसी है उसका बोध मनसब मनसब क्या कराती थी, संज्ञा कराती थी। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था। और जो जात शब्द था इससे जो उस टाइम पर जो व्यक्ति होते थे उनके वेतन तथा पद होता था। जबकि सवार शब्द घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध कराता था। तो जो सवार शब्द था ये घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध कराता था। सैनिक तथा नागरिक दोनों को मनसब प्रदान किया जाता था। और जो सैनिक होता था और नागरिक होते थे दोनों को क्या प्रदान किया जाता था, मनसब प्रदान किया जाता था। और ये पैतृक नहीं था। और ये जो मनसब दिया जाता था ये पैतृक नहीं था। तो मनसबदारों को नगर अथवा जागीर के रूप में वेतन मिलता था। और जो मनसबदार थे उनको नगर या जागीर के रूप में वेतन मिलता था। उन्हें भूमि पर नहीं बल्कि सिर्फ उस क्षेत्र के राजस्व पर अधिकार मिलता था। उनको भूमि पर अधिकार नहीं दिया जाता था। उस क्षेत्र में जो राजस्व होता था उस क्षेत्र का, उस पर उनको अधिकार मिलता था। 10 से 5,000 तक के मनसब दिए जाते थे। तो 10 से लगा करके 5,000 तक के मनसब उस टाइम पर दिए जाते थे। 5,000 के ऊपर के मनसब शहजादों तथा राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। तो 5,000 से ऊपर के जो मनसब थे वो क्या थे, शहजादों और राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। तो औरंगजेब के टाइम पर क्या हुआ, जो मनसबदार थे इनकी संख्या इतना ज़्यादा बढ़ गई कि उन्हें देने के लिए जागीर ही नहीं बची। प्रारंभ में मनसबदारों को 240 रुपये, तो प्रारंभ में जो मनसबदार थे उनको 240 रुपये वार्षिक प्रति सवार मिलता था। किंतु जहांगीर के काल में यह राशि घटाकर 200 रुपये कर दी गई। लेकिन जो जहांगीर था उसके टाइम पर इसकी राशि को घटा करके 200 रुपये किया गया। अकबर के काल में यह नियम था कि किसी भी मनसब का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता। तो अकबर के काल में ये नियम बना था कि किसी भी मनसबदार, कोई भी यदि मनसबदार है तो जो सवार पद है उसका वो उसके जात पद से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो उसका जात का पद है उससे अधिक नहीं हो सकता है। जहांगीर ने ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। तो जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा को चलाया जिसमें जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों को ज़्यादा सेना रखने के लिए कहा जाता था। और इस प्रथा को दुह आस्था अथवा सिंह आस्था भी कहा जाता था। और ये जो प्रथा थी इसको दुह आस्था या सिंह आस्था भी कहा जाता था। मुगल कालीन समाज कैसा था, तो मुगल कालीन समाज भी देख लेते हैं। तो मुगल कालीन समाज 2 वर्गों में विभक्त था। तो मुगल कालीन जो समाज था वो कितने वर्गों में विभक्त था, 2 वर्गों में बटा हुआ था। धनी या अमीर वर्ग तथा साधारण जनसाधारण वर्ग, जिसमें किसान, दस्तकार और मजदूर शामिल थे। तो 2 वर्गों में विभक्त था समाज, धनी या अमीर वर्ग तथा जनसाधारण वर्ग, जिसमें किसान, दस्तकार और मजदूर शामिल होते थे। उच्च वर्ग के लोग अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार होते थे। तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या होते थे, मनसबदार, जागीरदार और जमींदार होते थे। मुगल काल में कुलीन स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। और जो मुगल काल था उसमें जो कुलीन स्त्रियां थी उनकी स्थिति सम्मानजनक थी। समाज में विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का निषेध था। और समाज में क्या था, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का क्या था, निषेध किया गया था। दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। और मुगल कालीन समाज में क्या था, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ क्या थी, सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी। भूमिहीन किसानों तथा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। और जो भूमिहीन किसान होते थे और जो श्रमिक होते थे उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। समाज सामंतवादी संस्था के समान दिखता था। और जो समाज था वो सामंतवादी संस्था के समान दिखता था जिसके शीर्ष पर बादशाह था। तो समाज का जो ढांचा था वो कैसा था, सामंतवादी था। और उसके शीर्ष पर क्या था, बादशाह होता था। विधवा विवाह महाराष्ट्र के गौड़ ब्राह्मणों तथा पंजाब एवं यमुना घाटी में जाटों में प्रचलित था। तो विधवा विवाह क्या था, महाराष्ट्र के गौड़ ब्राह्मणों तथा पंजाब एवं यमुना घाटी के जाटों में प्रचलित था। बादशाहों तथा राज्य के बड़े बड़े सरदारों के हरम में हजारों स्त्रियां रखैलों और दासियों के रूप में रहती थी। तो जो सरदारों के बड़े बड़े क्या थे, हरम थे, वहाँ पर हजारों स्त्रियां रखैलों और दासियों के रूप में रहती थी।
मुगल बादशाह में एक औरंगजेब ही था जो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था। तो केवल औरंगजेब ही मुगलों में ऐसा शासक था जो अपनी पत्नी के प्रति समर्पित था, श्रद्धा रखता था। बाकी सभी क्या थे, सभी जो है तो अपने हरम से संबंध रखते थे। इस तरह से आगे देख लेते हैं दोस्तों मुगल काल की कला और संस्कृति को। किस प्रकार की कला और संस्कृति का विकास मुगल काल में हुआ। तो कला एवं संस्कृति के कारण मुगल काल इतिहास में प्रसिद्ध है। तो जो क्या है, कला और संस्कृति है, इसके कारण जो मुगल काल है ये इतिहास में प्रसिद्ध है। मुगल काल की बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकल युग कहा जाता है। तो मुगल काल की जो बहुमुखी क्या थी, सांस्कृतिक गतिविधियां थी, इस कारण से इसे भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का इतिहास बाबर से आरंभ होता है, लेकिन मुगल स्थापत्य शैली का आरंभ स्पष्ट रूप से अकबर के काल में परिलक्षित होता है। तो जो मुगल स्थापत्य कला है इसका इतिहास तो बाबर से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो स्थापत्य शैली है इसका आरंभ स्पष्ट रूप से अकबर के काल में परिलक्षित होता है। मुगल कालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता क्या थी, पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। तो मुगल कालीन स्थापत्य की जो मुख्य विशेषता थी उसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग है, जिसमें संगमरमर पर हीरे एवं जवाहरातों की जड़ावट की जाती थी। तो पित्रादुरा में क्या होता था, पित्रादुरा में संगमरमर पर हीरे एवं जवाहरातों की जड़ावट करते थे। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अब जब शाहजहां का टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पर स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस काल में संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। तो जो शाहजहां था इसके टाइम पर संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ताजमहल संगमरमर के प्रयोग का जीवंत नमूना है, और जो ताजमहल है ये क्या है, संगमरमर के प्रयोग का एक जीवंत नमूना है। अकबर के काल में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला, और जो अकबर था इसके टाइम पर क्या था, चित्रकला को प्रोत्साहन मिला। मुगल काल में पहली बार पत्थर के अलावा प्लास्टर एवं पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। तो मुगल काल में ही पहली बार क्या हुआ, पत्थर के अलावा प्लास्टर एवं पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। सजावट के लिए मार्बल एवं जवाहरात एवं कीमती पत्थर की जड़ावट का प्रयोग भी किया गया। पत्थरों को काटकर फूल पत्ते बनाए गए। बेल बूटे एवं गुंबदों तथा बुर्जों को कलश से सजाया जाता था। और इसी टाइम पर क्या था, जो बेल बूटे एवं गुंबद थे और जो बुर्ज थे उनको क्या किया जाता था, कलश से सजाते थे। तो उनको क्या करते थे, कलश से सजाया जाता था। आगे देख लेते हैं बाबर के टाइम पीरियड को। बाबर के टाइम पीरियड में स्थापत्य कला और क्या था, तो 1526 से 1530 तक। तो प्रथम मुगल सम्राट जिसका शासनकाल बहुत कम था, परंतु स्थापत्य कला का उच्च कोटि का पारखी होने के कारण उसे भारतीय भवनों की समीक्षा करने का अवकाश मिल ही गया। तो जो क्या था, बाबर था, ये बाबर क्या था, तो दोस्तों ये जो बाबर था वो क्या था, पहला मुगल सम्राट था जिसका शासनकाल बहुत कम था, लेकिन स्थापत्य कला का उच्च कोटि का ये पारखी था। इस कारण उसे भारतीय भवनों की समीक्षा करने का मौका मिल गया, अवकाश मिल गया। उसे तुर्क एवं अफगान शासकों द्वारा बनवाई गई दिल्ली एवं आगरा की इमारतें पसंद नहीं आई, और बाबर को जो तुर्की एवं अफगानी शासक थे उनके द्वारा बनवाई गई दिल्ली एवं आगरे की इमारत पसंद नहीं आई, और वहाँ के वास्तुकला के नमूने उसे नीचे स्तर के प्रतीत हुए, और वहाँ के जो वास्तुकला के नमूने थे वो उसको निम्न स्तर के उसको दिखाई दिए। और बाबर को ग्वालियर की शिल्प कला ने बहुत अधिक प्रभावित किया। लेकिन जो ग्वालियर थी, तो ग्वालियर की जो शिल्प कला थी उसने बाबर को बहुत अधिक प्रभावित किया, और उसने मान सिंह एवं विक्रमजीत के महलों को अद्वितीय बताया। और बाबर ने क्या बताया, मान सिंह एवं जो विक्रमजीत थे उनके महलों को अद्वितीय बताया। संभव है अपने महलों के निर्माण में वह ग्वालियर शैली से प्रभावित हुआ। तो जो है तो उसने भी क्या किया था, अपने महलों के निर्माण में ग्वालियर शैली से प्रभावित हुआ। बाबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर, अलीगढ़ आदि में भवन निर्माण हेतु सैकड़ों कारीगर नियुक्त किए। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर, अलीगढ़ आदि में भवन निर्माण हेतु सैकड़ों कारीगरों
को नियुक्ति की थी उसने। इन क्षेत्रों में उसने भवन निर्माण न करवा कर मंडप, स्नानागार, कुएं, तालाब, फव्वारे ही बनवाए थे। और इन क्षेत्रों में इसने क्या किया था, कोई भवन नहीं बनवाया, बल्कि मंडप, स्नानागार, कुएं, तालाब, फव्वारे ही बनवाए। बाबर के द्वारा निर्मित केवल 2-3 भवन ही उपलब्ध हैं। तो बाबर के द्वारा बनवाए गए 2-3 भवन ही उपलब्ध हैं। ये भवन पानीपत के काबुली बाग में स्थित मस्जिद, तो पानीपत के काबुली बाग में मस्जिद जो स्थित मस्जिद है वो, और दूसरी संभल की जामा मस्जिद, और तीसरी आगरा के किले के अंदर निर्मित मस्जिद। तो बाबर के द्वारा निर्मित 2-3 भवन ही हैं। एक तो पानीपत की काबुली बाग में स्थित मस्जिद है, दूसरी संभल की जामा मस्जिद है, और तीसरी क्या है, आगरा के किले के अंदर निर्मित मस्जिद है। इसको बाबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके काल की अन्य मस्जिद अयोध्या में भी पाई गई है, जिसे सम्राट की आज्ञा से उसका जो अबुल बाकी ने बनवाया था, उसका जो सेनापति था उसने बनवाया था। बाबर द्वारा निर्मित भवन शिल्प कला की दृष्टि से बहुत सामान्य है। तो बाबर के द्वारा जो निर्मित भवन है वो शिल्प कला की दृष्टि से एकदम सामान्य से लगते हैं। आगे देख लेते हैं हुमायूं के टाइम पीरियड के कला और संस्कृति को। तो हुमायूं 2 बार शासक बनता है। एक तो 1530 से 1540, दूसरा 1555 से 1556, 2 बार ये जो है तो शासक बनता है। तो हुमायूं द्वारा निर्मित केवल 2 मस्जिदों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। एक आगरा में निर्मित है और दूसरी फतेहाबाद की विशाल एवं संतुलित मस्जिद। तो फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण 1540 ईस्वी में किया गया। इसमें फारसी शैली में प्रचलित प्रस्तर मीनाकारी सज्जा का प्रयोग किया गया। तो प्रस्तर मीनाकारी सज्जा का इसमें प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम यह प्रयोग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी शासकों ने किया था। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले यह प्रयोग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी शासकों के द्वारा किया गया था। उसने 1533 ईस्वी में दीन पनाह धर्म का शरण स्थल नामक नगर की नींव डाली। तो दीन पनाह नामक धर्म के शरण स्थल नामक नगर की नींव डालने का काम हुमायूं ने किया। और इस नगर, जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है, कि दीवारें रोड़ी से निर्मित थी। और ये जो नगर था जिसे पुराना किला के नाम से जाना जाता है, कि जो दीवारें हैं वो रोड़ी से निर्मित थी। इसके बाद में शेर शाह ने इसको तुड़वा दिया। और इसके बाद में जो शेर शाह शासक हुआ सूर साम्राज्य का, उसने क्या किया, इसको तुड़वा दिया। अब आगे देख लेते हैं शेर शाह सूरी के टाइम में क्या हुआ। 1540-1545 का ये इसका टाइम पीरियड था। और शेर शाह ने हुमायूं के द्वारा निर्मित दीन पनाह को नष्ट करवाकर उसके भग्नावशेषों पर पुराने किले का निर्माण करवाया। इनमें उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी, जो पुराने किले की मस्जिद अथवा किला-ए-कोहना मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। तो शेर शाह ने क्या किया था, हुमायूं के द्वारा जो दीन पनाह नगर बनाया गया था उसको नष्ट करा करके उसके जो भग्नावशेष थे, बचे हुए अवशेष थे, उस पर पुराने किले का निर्माण करवाया। और उसमें एक मस्जिद भी बनवाई थी, जो पुराने किले की मस्जिद अथवा किला-ए-कोहना की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के शासन के पूर्व की इंडो मुस्लिम शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सहसाराम में झील केंद्र में एक ऊंचे टीले पर निर्मित शेरशाह का मकबरा है। तो सहसाराम में क्या है, झील केंद्र में एक ऊंचे टीले पर निर्मित शेरशाह का मकबरा है, जो अकबर के शासन के पूर्व की इंडो मुस्लिम शिल्प कला का क्या है, सर्वश्रेष्ठ नमूना है। बाह्य निर्माण की दृष्टि से शेरशाह का मकबरा इस्लामी ढंग से बना हुआ है। तो अगर बाहरी निर्माण की दृष्टि से देखें तो जो शेरशाह का मकबरा है वो इस्लामी ढंग से बना हुआ है, किंतु इसका भीतरी भाग तोरणों या हिंदू ढंग के खंभों से सजा हुआ है। लेकिन इसका जो भीतरी भाग है वो तोरण या हिंदू ढंग के खंभों से सजा हुआ है। शेरशाह के उत्तराधिकारी के शासन काल में किसी उल्लेखनीय भवन का निर्माण नहीं हो पाया। और जो शेरशाह था, इसके उत्तराधिकारियों के शासन में क्या हुआ, किसी भी उल्लेखनीय भवन का निर्माण नहीं हो पाया। आगे देख लेते हैं अकबर के टाइम पर स्थापत्य कला कैसी थी। तो अकबर ने विभिन्न स्थानों पर कारीगरी का उपयोग कर एक नूतन भारतीय तथा राष्ट्रीय शैली का निर्माण किया। और इस शैली में उसने आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद, अटक आदि विभिन्न स्थलों में अनेक दुर्ग, राजप्रसाद, भवन, मस्जिद, मकबरे आदि बनवाए। तो अकबर ने क्या किया था, एक अलग प्रकार की शैली, नूतन भारतीय अथवा राष्ट्रीय शैली का निर्माण किया। और इस शैली में उसने आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद, अटक आदि विभिन्न स्थानों पर क्या किया, अनेक दुर्ग, राजप्रसाद, भवन, मस्जिद
मकबरे आदि बनवाए। अकबर के शासनकाल की पहली इमारत दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। तो अकबर के शासनकाल की जो पहली इमारत है वो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था और इसका जो निर्माण है वो हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। यह 1569 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और ये कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 1569 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इसमें फारसी व भारतीय कलाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भारत में निर्मित उभरी हुई दोहरी गुंबद का यह पहला उदाहरण है। तो भारत में निर्मित जो दो उभरी हुई दोहरी गुंबद है इसका पहला उदाहरण यही है। इसके बाद आगरा लाहौर के किले का निर्माण हुआ। आगरे के लाल किले की दीवारें लगभग 70 फुट ऊंची हैं तथा इसका घेराव 1.5 मील 2.4 किलोमीटर है। आगरे के किले में मुख्य 2 द्वार हैं जिनमें से एक पश्चिम की ओर और दूसरा इससे छोटा अमर सिंह द्वार है। तो किले के पश्चिम द्वार को दिल्ली व हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसके मुख्य मेहराब पर 2 हाथियों की आकृति उकेरी गई है। तो किले के जो पश्चिम द्वार है दिल्ली के किले का उसको दिल्ली व हाथी द्वार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो मुख्य मेहराब है वहाँ पर 2 हाथियों की आकृति उकेरी हुई है। इस किले के भीतर अकबर ने लगभग 500 इमारतों का निर्माण करवाया अकबर द्वारा निर्मित ये इमारतें लाल बलुआ पत्थर की थी और अकबर के द्वारा निर्मित ये जो इमारतें थी ये लाल बलुआ पत्थर की थी जिन्हें शाहजहां ने तुड़वाकर इसके स्थान पर संगमरमर की नई इमारतों का निर्माण कराया। तो अकबर द्वारा जो निर्मित ये इमारतें थी ये क्या थी? लाल बलुआ पत्थर की थी जिनको बाद में शाहजहां ने तुड़वा करके इनके स्थान पर संगमरमर की नई इमारतों का निर्माण करवाया। किले में अकबर द्वारा निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारतें जहांगीरी महल एवं अकबरी महल है। तो जो किला है वहाँ पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में जहांगीरी महल एवं अकबरी महल हैं। इनके निर्माण में भी लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इनका निर्माण भी लाल पत्थरों से किया गया है। जहांगीरी महल अकबरी महल की अपेक्षा अधिक बड़ा एवं सुंदर है। तो जो जहांगीरी महल है वो अकबरी महल की अपेक्षा अधिक बड़ा एवं सुंदर है। जहांगीरी महल हिंदू डिजाइन का है और जो जहांगीरी महल है वो क्या है? हिंदू डिजाइन का है और इसमें सजावट भी हिंदू ढंग की है और इसमें जो सजावट है वो भी कैसी है? हिंदू ढंग की है। इन कारणों से इसे सरलता से हिंदू भवन कहा जा सकता है और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? सरलता से हिंदू भवन कहा जा सकता है। आगरे किले की रूपरेखा ग्वालियर के किले से मिलती है और जो आगरे किले की रूपरेखा है ये कहाँ से मिलती है? तो ग्वालियर के किले से मिलती है जिसे मान सिंह ने बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? तो मान सिंह ने बनवाया था। लाहौर के किले का निर्माण लगभग आगरे के किले के निर्माण के समय ही हुआ था और जो लाहौर का किला था उसका निर्माण भी लगभग आगरे के किले के निर्माण के समय ही हुआ था। दोनों किलों में समरूपता भी है और ये जो दोनों किले हैं इनमें समरूपता भी है किंतु लाहौर के किले की सजावट अपेक्षाकृत घनी है। लेकिन जो लाहौर का किला है इसकी जो सजावट है वो क्या है? अपेक्षाकृत घनी है, सघन है। इसके अतिरिक्त अकबर ने इलाहाबाद एवं अजमेर में भी किले बनवाए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1569 ईस्वी में और 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक राजधानी भी ये रही। अकबर ने एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। यहाँ भी उसने राजप्रसाद, बेगमों, शाहजादों के महल, कार्यालय आदि का निर्माण कराया। सीकरी में सम्राट अकबर ने क्या किया था? अनेक भवनों का निर्माण कराया किंतु इसे मुहाफिज खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, खजाना महल, पंच महल, महारानी मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल और बीरबल का महल विशेष रूप से क्या है? उल्लेखनीय हैं। अधिकांश इमारतों में हिंदू मुस्लिम कलाओं का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। तो ज़्यादातर जो इमारतें हैं उसमें हिंदू मुस्लिम कलाओं का सुंदर जो है तो मिश्रण दिखाई देता है किंतु इनमें हिंदू शैली की प्रधानता है। लेकिन इनमें जो हिंदू शैली थी उसकी क्या है? प्रधानता है। इनमें से कुछ की सजावट जैसे दीवाने खास में लगे हुए खंभों की शोभा बढ़ाने वाले तोड़े, पंचमहल और जोधाबाई के महल में लगे हुए उमरे घंटे तथा जंजीर और मरियम के महल में पत्थरों पर खोदे गए पशुओं के चित्र आदि हिंदू एवं जैन शैलियों के हैं। तो जो क्या है? हिंदू और जैन शैलियों के क्या है? इनमें पत्थरों पर खोदे गए पशुओं के चित्र हैं। किले के अंदर निर्मित जामा मस्जिद और उसका प्रवेश द्वार जिसे अकबर ने अपनी दक्षिण विजय के बाद नए सिरे से बनवाया बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है।
तो किले के अंदर निर्मित जो जामा मस्जिद है उसका जो प्रवेश द्वार है, जिसको अकबर ने अपनी दक्षिण विजय के बाद नए सिरे से बनवाया था, उसको बिड़ंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दरवाजे की ऊंचाई 134 फीट व सीढ़ियों की 72 फीट। इस प्रकार यह 176 फीट क्या है ऊंचा है। सीकरी के निर्माण में 11 वर्ष लगे, और जो फतेहपुर सीकरी का दुर्ग है इसके निर्माण में 11 वर्ष लगे। बाद में सलीम चिश्ती की दरगाह आदि भी बने। इसके अतिरिक्त अकबर ने मेरठा, आमेर में मस्जिदों का निर्माण करवाया। इलाहाबाद में उसने 40 खंभों का महल तथा सिकंदरा में अपने मकबरे की योजना तैयार करी थी। अकबर के मकबरे का निर्माण 1613 ईस्वी में उसके पुत्र जहांगीर ने कराया था। तो अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने कराया था 1613 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं इस्लामी एवं भारतीय शैलियों की विशेषताएं क्या थी। तो इस्लामी स्थापत्य कला की विशिष्टता गुंबद, जो इस्लामी स्थापत्य कला थी इसकी विशिष्टता क्या थी, गुंबद होते थे, इसमें ऊंची ऊंची मीनारें थी, मेहराब थे तथा डांटें थी। तथा भारतीय शिल्पकला की विशेषता क्या थी, चौरस छत थे, छोटे खंभे, नुकीले मेहराब और थोड़े थे। तो संपूर्ण मध्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला ने अनेक तरीकों से इस्लामी शैली को गहरे रूप से प्रभावित किया। प्रथम मुसलमानों को भारतवर्ष में स्थानीय कारीगरों तथा शिल्पियों को भवनों के निर्माण हेतु नियुक्त करना पड़ा। इन लोगों को अपनी देसी स्थापत्य कला के रूप तथा पद्धति का स्पष्ट ज्ञान था, अतः उन्होंने जाने अनजाने रूप में इस्लामी इमारतों में अपने स्थानीय कारीगरी का समावेश कर दिया। वस्तुतः इन इमारतों को बनाने में विदेशी मस्तिष्क काम कर रहा था। तो ये जो इमारत थी इनको बनाने में विदेशी दिमाग काम कर रहा था, किंतु हाथ जो है तो भारतीयों का था। तो दिमाग क्या थी, विदेशियों की थी, और जो हाथ था वो क्या था, भारतीयों का था। द्वितीय, प्रायः सभी प्रारंभिक सुल्तानों ने धर्मांधता के कारण हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा और उन्हीं के मलबे से उन्होंने अपने महल, मस्जिद और गुंबदों का निर्माण कराया, अतः उनके भवनों पर भारतीयता की छाप पड़ गई। तृतीय, यद्यपि हिंदू और मुसलमान के भवनों में अनेक विभिन्नताएं थी, परंतु कुछ समानताएं भी थी, अतः थोड़ा सा परिवर्तन कर भारतीय भवनों को इस्लामिक रूप दे दिया गया। इस तरह मध्यकालीन भवनों पर भारतीयता की छाप अंकित हो गई। मुगल काल में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उनको भी देख लेते हैं एक नज़र में। तो मुगल काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, जौनपुर, अजमेर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो मुगल काल में शिक्षा के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे उनमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, जौनपुर, अजमेर आदि विशेष प्रसिद्ध थे। मुगल काल के शासकों ने फारसी को अपनी राजभाषा बनाया था। तो मुगल काल के जो शासक थे उन्होंने फारसी भाषा को अपनी राजभाषा बनाया। इस काल का फारसी साहित्य काफ़ी प्रसिद्ध था, और जो मुगल काल का फारसी साहित्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। फारसी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, उर्दू का भी मुगल काल में विकास हुआ। तो फारसी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं कौन थी, तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन भाषाओं का भी मुगल काल में विकास हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा स्कूल या कॉलेज जाएगा, मुगल सरकार के पास शिक्षा का कोई विभाग नहीं था। मुगल शासनकाल के दौरान शिक्षा एक व्यक्तिगत मामलों की तरह था, जहां लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने खुद के प्रबंध कर रखे थे। तो यहाँ पर क्या था, शिक्षा के लिए कोई सरकारी विभाग नहीं था, लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए खुद प्रबंध करते थे। इसके अतिरिक्त हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों के लिए अलग अलग स्कूल थे और बच्चों को स्कूल भेजने की उनकी भिन्न भिन्न प्रथाएं थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या थे, स्कूल अलग थे, और बच्चों को स्कूल भेजने की उनकी जो थी प्रथा थी वो क्या थी, अलग अलग थी। हिंदू शिक्षा कैसे प्राप्त करते थे, तो हिंदुओं की प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव अनुदान या निधियों के द्वारा किया जाता था, जिसके लिए विद्यार्थियों को शुल्क नहीं देना पड़ता था। और मुस्लिम शिक्षा कैसी थी, तो मुस्लिम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए मकतब में भेजा करते थे, जो मस्जिदों के पास हुआ करते थे, एवं इस प्रकार के स्कूल प्रत्येक शहर एवं गांव में होते थे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को कुरान सीखना पड़ता था। महिलाओं की शिक्षा समृद्ध लोगों के द्वारा उनकी बेटियों को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी, और निजी शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही थी। महिलाओं को प्राथमिक स्तर से ऊपर शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था इस टाइम पर। मुगल काल का यदि साहित्य देखें तो साहित्य में फारसी साहित्य, मुगल कालीन फारसी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ बाबरनामा, बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की यह कृति, जिसका अकबर ने 1583 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा अनुवाद कराया था, भारत में 1504 से 1529 ईस्वी तक की राजनीतिक और प्राकृतिक स्थिति पर वर्णनात्मक प्रकाश डालती है। बाबरनामा तारीख रसीदी, हुमायूं की शाही फौज के कमांडर के पद पर नियुक्त मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा रचित यह कृति मध्य एशिया में तुर्कों के इतिहास
तथा हुमायूं के शासनकाल पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालती है। तो तारीख रसीदी हुमायूं की शाही फौज में कमांडर के पद पर नियुक्त मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा रचित कृति है। कानूने हुमायूनी 1534 में ख्वांदमीर द्वारा रचित इस कृति में हुमायूं की चापलूसी करते हुए उसे सिकंदर-ए-आजम, खुदा का साया आदि उपाधियां देने का वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा 2 भागों में विभाजित यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई और जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास तथा दूसरे में हुमायूं का इतिहास का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। आगे देख लेते हैं तज़किरातुल वाक़ियात। 1537 ईस्वी में जाप ताबची द्वारा रचित इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का उल्लेख है। वाक़ियात मुस्ताकी, लोदी एवं सूर काल के विषय में जानकारी देने वाली यह कृति रिज़कुल्लाह मुस्ताकी द्वारा रचित है और तोहफ़ा-ए अकबर शाही अकबर को समर्पित इस पुस्तक को अब्बास खां सरवानी ने अकबर के निर्देश पर लिखा था और इस पुस्तक से शेर शाह के विषय में भी जानकारी मिलती है। तारीख़ शाही बहलोल लोदी के काल से प्रारंभ होकर एवं हेमू की मृत्यु के समय समाप्त होने वाली यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा रचित है। तज़किरा-ए-हुमायूं व अकबर। तो अकबर द्वारा अपने दरबारियों को हुमायूं के विषय में जो कुछ जानते हैं लिखने का आदेश देने पर अकबर के रसोई प्रबंधक बायरजाद बयात ने यह पुस्तक लिखी थी। नफ़ाइस-उल-मासिर। अकबर के समय यह प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मीर अलाउद्दौला कज़वीनी द्वारा रचित है, जिसमें 1565 से 1575 ईस्वी तक की स्थिति का पता चलता है। आगे तारीख़ अकबरी 9 भागों में विभाजित यह पुस्तक निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित है। इसके 2 भाग हैं, मुगलों के इतिहास का उल्लेख करते हैं तथा शेष भाग दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध एवं मुल्तान की स्थिति का आभास कराते हैं। तो 2 भाग हैं, पहला भाग मुगलों के इतिहास का उल्लेख करता है और जो उसका शेष भाग है वो क्या करता है, दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध एवं मुल्तान की स्थिति का आभास कराता है। आगे है इंसा। तो इंसा अबुल फजल की रचना थी। अकबर द्वारा विदेशी शासकों को भेजे गए शाही पत्रों का इसमें संकलन किया गया है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से ये इंसा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं मुंतखब उत तवारीख। 1590 ईस्वी में प्रारंभ अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचित यह पुस्तक हिंदुस्तान के आम इतिहास के रूप में जानी जाती है, जो 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग, जिसे तबकाते अकबरी का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है, सुबुक्तगीन से हुमायूं की मृत्यु तक की स्थिति का उल्लेख करता है तथा तीसरा भाग सूफियों, शायरों एवं विद्वानों की जीवनियों पर प्रकाश डालता है। पुस्तक का रचयिता बदायूनी अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी होने के कारण अकबर द्वारा लागू की गई उसकी हर नीति को इस्लाम धर्म के विरुद्ध साजिश समझता था। तुजुके जहांगीर ने इस पुस्तक को अपने शासनकाल के 16वें वर्ष तक लिखा। उसके बाद के 19 वर्ष का इतिहास मोतमिद खान ने अपने नाम से लिखा। अंतिम रूप से इस पुस्तक को पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद हादी को है। यह पुस्तक जहांगीर के शासनकालीन उतार चढ़ाव तथा शासन संबंधी कानूनों का उल्लेख करती है। इकबालनामा जहांगीरी जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष के बाद की जानकारी देने वाली पुस्तक मोतमद खां बख्शी के द्वारा रचित है। पादशाहनामा नाम से कई पुस्तकों की रचना हुई है। जिन रचनाकारों ने इन पुस्तकों की रचना की है उनमें नुस्खा-ए-दिलकुशा औरंगजेब की शासनकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करने वाली यह पुस्तक भीमसेन कायस्थ द्वारा रचित है। मासिर-ए-आलमगीरी साकी मुस्तैद खान द्वारा रचित यह कृति औरंगजेब के शासनकाल के 11वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक की स्थिति पर प्रकाश डालती है। जदुनाथ सरकार ने इस कृति को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक एवं विस्तृत सार संग्रह है। फतवा-ए-आलमगीरी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे औरंगजेब के आदेश से धर्माचार्यों के एक समूह ने तैयार किया था। अब मुगल काल के अंतर्गत संस्कृत साहित्य मुगल काल में संस्कृत का विकास बाधित रहा। तो मुगल काल में क्या था, संस्कृत का जो विकास था वो क्या था, बाधित रहा। अकबर के समय में लिखे गए महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों में महेश ठाकुर द्वारा रचित अकबरकालीन इतिहास, पदम सुंदर द्वारा रचित अकबर शाही श्रृंगार दर्पण,
जैन आचार्य सिद्धचंद उपाध्याय द्वारा रचित भानुचंद्र चरित्र, देव विमल का हीरा सुभाग्यम, कृपा कोश आदि है। अकबर के समय में ही पारसी प्रकाश नामक प्रथम संस्कृत फारसी शब्दकोश की रचना की गई थी। शाहजहां के समय में कविंद्र आचार्य सरस्वती एवं जगन्नाथ पंडित को दरबार में आश्रय मिला हुआ था। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना करी थी। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी कवि थे। जहांगीर ने चित्र मीमांसा खंडन, अलंकार शास्त्र पर ग्रंथ एवं आसफ विजय नूरजहां के भाई आसफ खान की स्तुति के रचयिता जगन्नाथ को पंडिताराज की उपाधि से सम्मानित किया था। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र वाले संस्कृत ग्रंथ हैं रघुनाथ रचित मुहूर्तमाला, जो कि मुहूर्त संबंधी ग्रंथ है, और चतुर्भुज का रसकल्प द्रम, जो औरंगजेब के चाचा शाइस्ता खान को समर्पित है। हिंदी साहित्य को देखें तो बाबर, हुमायूं और शेरशाह के समय में हिंदी को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, किंतु व्यक्तिगत प्रयासों से पद्मावत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना हुई। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। मुगल दरबार से संबंधित हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजा बीरबल, मान सिंह, भगवान दास, नरहरि, हरिनाथ आदि थे। व्यक्तिगत प्रयासों से हिंदी साहित्य को मजबूती प्रदान करने वाले कवियों में महत्वपूर्ण थे नंददास, विट्ठल दास, परमानंद दास, कुंभन दास आदि। तो तुलसीदास एवं सूरदास मुगल काल के ऐसे दो विद्वान थे जो अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। अब्दुल रहमान खान खाना और रस खान को भी इनकी हिंदी की रचनाओं के कारण याद किया जाता है। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना थे और जो रस खान थे, उनको भी उनकी हिंदी की रचनाओं के लिए याद किया जाता है। इन सबके महत्वपूर्ण योगदान से ही अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये जो अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, तुलसीदास और सूरदास जैसे जो विद्वान थे, इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही अकबर का जो काल था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की है। तो अकबर ने क्या किया है, बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविता करता था और महावीर का जो भाई था जहांगीर का भाई दानियाल हिंदी में कविता करता था। शाहजहां के समय सुंदर कविराय ने सुंदर श्रृंगार, सेनापति ने कवित्र रत्नाकर और कविंद्र आचार्य ने कविंद्र कल्पतरु की रचना करी। इस समय के कुछ अन्य महान कवियों का संबंध क्षेत्रीय राजाओं से था, जैसे बिहारी महाराजा जयसिंह से। केशवदास ओरछा से संबंधित थे। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं अलंकार मंजरी जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई। बंगाल के प्रसिद्ध कवि मुकुंद राय चक्रवर्ती को प्रोफेसर कावेल ने बंगाल का क्रैब कहा है। तो मुकुंद राय चक्रवर्ती को प्रोफेसर कावेल ने क्या कहा है, बंगाल का क्रैब कहा है। अब देख लेते हैं उर्दू साहित्य। तो उर्दू साहित्य का जन्म दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था और इस भाषा ने उत्तर मुगल कालीन बादशाहों के समय में भाषा के रूप में महत्व प्राप्त किया। प्रारंभ में उर्दू को जबान ए हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरो प्रमुख विद्वान कवि था जिसने उर्दू भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाया। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह 1719-1748 ईस्वी प्रथम बादशाह था जिसने उर्दू भाषा के विकास के लिए दक्षिण के कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। वली दक्कनी को उर्दू पद्य साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। कालांतर में उर्दू को रेख्ता भी कहा गया। रेख्ता में गेसु दराज द्वारा लिखित पुस्तक मिरातुल आसरीन सर्वाधिक प्राचीन है। तो रेख्ता में जो गेसु दराज द्वारा लिखित पुस्तक थी मिरातुल आसरीन, वो सर्वाधिक प्राचीन है। आगे देख लेते हैं ललित कला को, फाइन आर्ट क्या थी उस टाइम पर, मुगल कालीन फाइन आर्ट को। तो भारत में चित्रकला के विकास के लिए मुगल काल का स्वर्णिम दौर के रूप में माना गया है। तो भारत में जो चित्रकला का विकास था उसके लिए मुगल काल को स्वर्णिम दौर के रूप में माना गया है। कला सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल थे। तो प्राचीन परंपरा के विद्यालय, स्कूल ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशंस। भारत में चित्रकला की प्राचीन शैली सल्तनत काल से पहले समृद्ध हुई थी, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद ये इस परंपरा का पतन होने लगा था। लेकिन 13वीं शताब्दी में ताड़ के पत्रों पर पांडुलिपियों एवं जैन ग्रंथों के चित्रण से ये प्रतीत होता है कि परंपरा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी।
मुगल चित्रकला क्या थी? मुगल पेंटिंग मुगल शासनकाल के दौरान अकबर के द्वारा विकसित विद्यालय उत्पादन के केंद्र की तरह थे। तो जो क्या थे? विद्यालय थे वो उत्पादन के केंद्र की तरह थे। यूरोपीय चित्रकला, यूरोपियन पेंटिंग, अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी ने यूरोपीय चित्रकला का प्रारंभ किया। राजस्थान चित्रकला विद्यालय, तो जो राजस्थान चित्रकला विद्यालय थे, तो इस प्रकार के चित्रकला में वर्तमान विचारों एवं पश्चिमी भारत के पूर्व परंपराओं एवं मुगल चित्रकला की भिन्न भिन्न शैली के साथ जैन चित्रकला विद्यालय का संयोजन आदि शामिल है। पहाड़ी चित्रकला यदि देखें तो पहाड़ी चित्रकला विद्यालय, इस विद्यालय ने राजस्थान चित्रकला की शैली को बनाए रखा और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब देख लेते हैं मुगल कालीन प्रमुख इमारतों को। तो मुगल कालीन प्रमुख इमारत, निर्माता और स्थान। तो एक तरफ क्या है? इमारत है, दूसरी बीच में क्या है? निर्माता, और फिर उसका स्थान कहाँ है? तो जामा मस्जिद, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, स्थान इसका दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था, ये भी दिल्ली में है। अतारकिन का दरवाज़ा, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया था और ये भी दिल्ली में है। इस तरह से लाल किला, लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था, दिल्ली में करवाया था। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी, दिल्ली में बनवाई गई थी। तो जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दिल्ली में है। हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी का है, दिल्ली में है। तो जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार सितून महल, ये तीनों क्या हैं? दिल्ली में हैं और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए हैं। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया तुगलकाबाद का, दिल्ली में ये भी पड़ता है। और जहाँपनाह नगर मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया और ये भी क्या है? दिल्ली में है। मोठ की मस्जिद मियाँ भूवा, मोठ की जो मस्जिद है वो मियाँ भूवा के द्वारा बनवाई गई और दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा हाजी महल के द्वारा बनवाया गया और ये भी दिल्ली में है। पंचमहल अकबर के द्वारा बनवाया गया, आगरा में है। तो पंचमहल कहाँ है? आगरा में है। तो पंचमहल का निर्माण, ये प्रश्न बना है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में। तो पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा आगरा में कराया गया। लाहौरी दरवाज़ा शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। तो जो लाहौरी दरवाज़ा था वो कहाँ? शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। अकबर का मकबरा जहांगीर के द्वारा सिकंदरा आगरा में बनवाया गया। तो याद रखेंगे, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बनवाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा मुगल साम्राज्य। और आगे के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मराठा साम्राज्य और उसके संघ पर। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।